बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं इमरान खान की फ्यूचर पॉलिसी वगैरह क्या होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। अब यही दो चीजें रह गई है पाकिस्तान में बात करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का तो पता ही है सबको कि बुरा हाल है और इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं चलेगी, ये सब कुछ भी तभी डिसाइड होगा कि पाकिस्तान को चलाएगा कौन। और इलेक्शन जितनी जल्दी हो इतना बेहतर है, वो भी इतने जल्दी नहीं होने वाले, वो भी अक्टूबर के करीब ही होंगे। मार्च अप्रैल इस दौरान कोई भी इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे। सो ये वो चीजें हैं जो हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि इमरान खान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी क्या है। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर एनालाइज करेंगे। कुछ बुनियादी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो ना, तो आप एक मतलब मंजिल सेट करते हो, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल ये है। आप सबसे पहले अपनी मंजिल डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हो, उसके हवाले से प्रिपरेशन करना शुरू करते हो। जो भी रास्ते के लिए सामान वगैरह चाहिए वो सारा का सारा जमा करना शुरू कर देते हो। फिर आप स्ट्रगल करते हो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। सो पाकिस्तान की ये जो मूवमेंट चल रही है इस वक्त, हकीकी आजादी की मूवमेंट, इसमें भी हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अब ये वो चीज है जो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब इमरान खान के नजदीक जो उसकी मंजिल है कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमारे नजदीक मंजिल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ने कब्जा किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के ऊपर वो कम हो जाए, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो और आइन की इज्जत हो, और ये जो चोरी वगैरह करते हैं हमारे पॉलिटिशियन ये खत्म हो जाए, और पाकिस्तान की पूरी अशराफिया कानून के नीचे आ जाए, इंक्लूडिंग हमारी ब्यूरोक्रेसी, अदालतें और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। मुझे जो लगता है ना कि जिस चीज के ऊपर हम में और इमरान खान में कंसेंसस नहीं है वो ये है कि इमरान खान समझता है कि मिलिट्री के साथ अगर डील करके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ताकतवर बन जाऊंगा और फिर मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जहन्नुम में भेज दूंगा। उसके बाद मिलिट्री के पास कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होगा, सो मुझे रिप्लेस नहीं कर सकेगी। अल्टीमेटली मिलिट्री को सिविलियन सेटअप के अंदर ही आना पड़ेगा। ये वो चीज है जो इमरान खान सोच रहा है और इस चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ने ना आसिफ जरदारी की मानी है ना नवाज शरीफ को माना है, बल्कि खुद आकर बैठ गई है, जो कि इमरान खान बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। फॉर एग्जांपल 1999 12 अक्टूबर तो क्या हुआ था, मिलिट्री के मसले चल रहे थे नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ एग्री नहीं कर रहा था, मिलिट्री एग्री नहीं कर रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, क्या उन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया, नवाज शरीफ को गिराने के लिए बेनजीर को वापस ले आए? कुछ भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली टेक ऑन कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं मिला। सारे मुल्क के अंदर खुशियां हुई क्योंकि नवाज शरीफ की एक दहशतगर्द हुकूमत थी। अल्टीमेटली मिलिट्री ने खुद को ही प्रेजेंट कर दिया कि हम ही आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम ही आपकी मिलिट्री लीडरशिप है। सो इमरान खान को यह समझना पड़ेगा कि अगर ये सारे के सारे ऑप्शंस नल एंड वाइड हो जाएं, जो इमरान खान पॉइंट आउट करके बैठा है कि इन सबको जेलों में भेज दूंगा, तो मिलिट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इमरान खान को ओवरथ्रो करने के लिए मिलिट्री खुद ही आ जाएगी और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन भी गया तब भी मिलिट्री आ जाएगी। सो इमरान खान को ये चीजें अपने जहन में रख लेनी चाहिए। सो हमारे फाइनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? फाइनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये होने चाहिए कि सिस्टम को हम एम्पावर कर सके, यानी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना एम्पावर कर सके कि वो तमाम तरहदारों को ट्रांसपेरेंट रख सके, अकाउंटेबल रख सके। ये दो चीजें हमने इंश्योर करनी है, एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरी अकाउंटेबिलिटी, तीसरी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये 3-4 चीजें हमने अगर इंश्योर कर ली और ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर इंश्योर कर ली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रेस्पेक्ट करवाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे तमाम तर मसले हल हो जाएंगे। ना हमारा मसला ये जरदारी है, ना हमारा मसला ये नवाज शरीफ है, ना हमारा मसला ये मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है। हमारे अंदर जो बुनियादी कमी है ना वो ये है कि हमारे अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है जिनको हमने इंश्राइन करना है, इनलाइटन करना है, बार बार हाईलाइट करना है, ताकि पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर हर लोगों के अंदर जहनों में ये वैल्यूज जम जाए। हर बंदे को ये वैल्यूज पता हो कि ये मेरा बेसिक राइट है जिससे मुझे हटना नहीं चाहिए। रियासत को कभी भी मेरे बेसिक राइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो बेसिक राइट क्या है? पार्लियामेंट किसी भी इदारे के ऊपर चेक रख सकती है, चाहे आपकी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो। पार्लियामेंट सुपरसीड करेगी किसी भी फैसले को, चाहे फिर वो आपके प्राइम मिनिस्टर से ही क्यों ना आए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तमाम तर इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के सामने। तमाम तर लीगल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देगी वो भी अकाउंटेबल होगी पार्लियामेंट के सामने। अनलेस पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में हो, तब उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। बाकी कोई ऐसा कानून नहीं है जो पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सके या राइट टू रिव्यू वगैरह एक्सरसाइज कर सके। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमने प्रोटेक्ट करना है और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए जरूरी है कि आप खुलकर बात तो कर सके तमाम तर इश्यूज के ऊपर। यहाँ पर मिलिट्री के हवाले से बात करो तो मिलिट्री उठाने की धमकियां देती है। अब तो ये नया कानून ला रहा है कि हम इनका सिविलियन कोर्ट मार्शल करेंगे। पाकिस्तान के आइन में नहीं है, ना ही किसी छोटे मोटे कानून के अंदर हाईलाइटेड है। ये ब्लेटेंट वायलेशन है जिसके ऊपर मिलिट्री रिजीम इस वक्त प्लानिंग कर रही है कि हम लोगों को उठाएंगे, सिविलियंस को, उनका कोर्ट मार्शल करेंगे, उनको 5 साल जेलों के अंदर डाल देंगे। उसके बाद पाकिस्तानी कोर्टों को उनके ऊपर एक्सेस वगैरह नहीं देंगे। पहले ये करते थे कि लोगों को उठा लिया, बलोचिस्तान
बलूचिस्तान में गुमनाम कर दिया, मिसिंग पर्सन वगैरह जो बलूचिस्तान के थे, सिंध के लोग थे और जो आपके फाटा के लोग थे, इन सबको मिसिंग पर्सन कर दिया। अब इनका मसला यह है कि इनका पाला पड़ गया है सेंटर के लोगों से, यानी पंजाब के सेंटर के लोगों से और इस्लामाबाद के लोगों से, जो इनको ओपनली चैलेंज करे। सो इनको रगड़ा लगाने के लिए इनको मिसिंग पर्सन तो नहीं कर सकते, सो इनको रगड़ा लगाने के लिए इनको उठाएंगे, इनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि एक्चुअली में लॉ ही नहीं है, उसके मुताबिक हम इनका कोर्ट मार्शल करेंगे और इनको जेलों के अंदर डाल देंगे। ये है पाकिस्तान मिलिट्री की प्लानिंग। एक्चुअली में सवाल ये पैदा होता है कि मिलिट्री ये करना क्यों चाहती है? मिलिट्री ये इसीलिए करना चाहती है कि मिलिट्री फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करना चाहती है। वो चाहती है कोई हमारे बारे में बात ही ना करे, हम अनअकाउंटेबल रहे, हम ट्रांसपेरेंट भी ना रहे, बस आप वही बात माने जो आपको डीजीआईएसपीआर बता रहा है। ना ये अपना पावर की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, ना ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। फाइनेंशियल करप्शन जितनी भी हो रही है मिलिट्री के अंदर, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करे। पावर का अब्यूज जितना मिलिट्री कर रही है उसके ऊपर भी कोई बात ना करे। बस आप लोग खामोश हो जाएं। जो आपको डीजीआईएसपीआर दे रहा है बस वही गॉस्पेल ट्रुथ है, आप उसको मान लीजिए, बाकी आप किसी और चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर आप बात करेंगे तो हम आपको कोर्ट मार्शल कर देंगे, और हमने कोई मिलिट्री सर्विस भी नहीं दी हुई, हमारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। और सबसे बुरी चीज ये है कि इसके ऊपर ना इमरान खान बोल रहा है, ना आपका मीडिया बोल रहा है, ना आपकी कोई इंसानी हकूक की तंजीमें बोल रही हैं, ना जुडिशरी आप पाकिस्तान इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू वगैरह देख रहे कि ये किस तरह का ड्रैकोनियन लॉ है जो मिलिट्री एक्सरसाइज करे, जो कि एक्चुअली में कानूनी नहीं है, जो सरासर वायलेशन है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, फिर भी पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इससे क्या होगा? आज मेरे जैसे चंद लोग हैं जो बोल रहे हैं, वो सारे के सारे उठा लिए जाएंगे, जेलों में पड़े होंगे। फिर इमरान खान के लिए कौन बोलेगा? इमरान खान की पार्टी के अंदर तो सारे के सारे नालायक बैठे हुए हैं, वो तो बोलेंगे ही नहीं। तो आज हम लोग उठाए जाएंगे, कल इमरान खान उठा लिया जाएगा, फिर ये सारे मुल्क के अंदर सुनसान हो जाएगा। और ये जो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले सोच रहे हैं कि ये लोग बच जाएंगे, जब पीपल्स पार्टी अंदर हो जाएगी तो इनका भी नंबर आ जाएगा, ये लोग भी अंदर चले जाएंगे। क्योंकि ये जो कानून है, अगर लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो इमरान खान की है, उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है ये ड्रैकोनियन लॉ, तो ये तो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले तो इलिजिटिमेट लोग हैं, इनकी तो लेजिटिमेसी ही नहीं है, इनको तो पहली फुर्सत में फारिग कर दिया जाएगा। बहरहाल अगर मिलिट्री ने ये इरादा कर लिया तो हम भी थोड़ा लड़ झगड़ कर ही अंदर जाएंगे, ऐसे थोड़ी अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक साइकोलॉजिकल अटैक लॉन्च करना है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। वजह यह है कि ये लोग बाज नहीं आने वाले। अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की तारीख के अंदर साइकोलॉजिकल अटैक्स कैसे हुए थे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम ये कर सकते हैं कि हम दीवारों के ऊपर लिख सकते हैं बाजवा ट्रेटर। जब कम्युनिस्ट का दौर हुआ करता था ना, तो कम्युनिस्ट क्या करते थे कि दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग वगैरह बहुत ज्यादा किया करते थे। मतलब दीवारों के ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर लिख दिया, ग्राफिटीज बना दी। इससे यह होता था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आती थी। सो अगर पाकिस्तानी अवाम चाहती है तो फिर ये कर सकती है कि तमाम तर दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर दे बाजवा ट्रेटर, मिलिट्री करप्ट। इससे इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इनकी ज़हनी हालत खराब होगी। इसके अलावा इनको हमने आइसोलेट करना है। हमने इनको ऐसे आइसोलेट करना है और इनके साथ वो ट्रीटमेंट करनी है जो कम्युनिस्ट के साथ लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिकियों ने की थी। एक एक कम्युनिस्ट को चुन चुन कर मारा था, एक एक कम्युनिस्ट को चुन चुन कर पकड़ा था। सो हमने भी इनको आइसोलेट करना है। हम मारने वारने की बात नहीं करते, हमने इनको आइसोलेट करना है। आइसोलेट कैसे करना है? हमने इनको सोशली आइसोलेट करना है। अगर कोई फौजी सलाम करे, सलाम का जवाब ना दीजिए, दूर निकल जाइए। हमने अपने बातचीत से, अपने रवैयों से, जो इनको हमने अपने सरों के ऊपर बिठाया हुआ था ना कि ये लोग करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हमने इनको सोशली आउटकास्ट करना है। मतलब इनको सोशली आउट मैन्यूअर करना है ताकि इनके साथ ताल्लुकात ही ना बने। इससे ये होगा कि ये खुद ब खुद महसूस करेंगे कि लोगों के अंदर अब हमारे खिलाफ नफरत है, लोग हमसे घिन खाते हैं। मतलब लोग हमें ऐसा समझते हैं कि हम जैसे बड़े सगीर के अंदर शूद्र क्लास को देखा जाता था ना हिंदुओं की तरफ से, इलीट हिंदू, ब्राह्मण हिंदू, शूद्र को देखते थे, ऐसे ही हमने फौज को देखना है। अब इस तरह से साइकोलॉजिकल अटैक्स जब हम करेंगे, हम इनके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, इनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाएंगे, तब जाकर इनको समझ में आएगी कि लोगों की नाराजगी है, लोगों की नफरत है, अपनी पॉलिसीज चेंज करो। ये बाय द वे होते हैं टैसिट अटैक्स। जिन लोगों की शादी है वो समझ जाते होंगे क्योंकि उनके साथ उनकी बीवियां यही हमले करती रहती हैं उनके ऊपर। जो हस्बैंड लोग हैं उनको पता है कि उनकी बीवियां उनको कैसे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती हैं। सो हमने भी फौज को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना है, इनको आइसोलेट करना है, इनको आउट क्लास करवाना है, मतलब इनको सोशली आउटकास्ट फील करवाना है ताकि इनको महसूस हो कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। याद रखे पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी डेमोक्रेसी से चलती है। पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी डेमोक्रेसी के साथ अलाय करती है, वो किसी भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ अलाय नहीं करती। मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ चंद मखसूस लोग अलाय करते हैं जिनको आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं, जिनके कारोबारी इंटरेस्ट मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक होते हैं। बाकी कोई ज्यादा लोग मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ अलाय नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान अलाय विद पाकिस्तान डेमोक्रेसी। बस जब भी मिलिट्री खुद को पाकिस्तान के साथ अलाय करेगी, अल्टीमेटली हमारा कनेक्शन मिलिट्री के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर मिलिट्री पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश करेगी, जैसा कि उन्होंने किया है, तो अल्टीमेटली मिलिट्री आउट क्लास हो जाएगी, मिलिट्री सोशली पराया बन जाएगी, जिससे कोई बातचीत नहीं करेगा, जो कि इस वक्त मिलिट्री के साथ हो रहा है। सो ये
क्लियर इंडिकेशन है मिलिट्री को कि आपको अपना बिहेवियर चेंज वगैरह करना पड़ेगा। हमने इसी तरह से इनको ट्रीट करना है, इनको अपनी महफिलों में भी नहीं बुलाना, इनको आउट क्लास करना है, बाहर निकालना, इनका छुआ हुआ पानी नहीं पीना। अगर एक फौजी से हाथ वगैरह मिला ले तो वुजू दोबारा कर लेना है, ताकि उस फौजी के सामने बैठकर वुजू करना है, ताकि उस फौजी को महसूस हो कि वो कितना नापाक है। इस तरह की चीजें हमने करनी है ताकि इन फौजियों को पता हो कि ये कितने गंदे हैं और कितने मेले हैं, अगर ये अपनी पॉलिसी वगैरह चेंज नहीं करते तो। ये तो हो गए साइकोलॉजिकल अटैक्स वगैरह और साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करना। इसे हम जनरली कह देते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देना, किसी को इग्नोर मारना। इससे भी बहुत सारे लोगों के बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाते हैं। बहरहाल अब आते हैं हम अफगानिस्तान के हवाले से। अब अफगानिस्तान के अंदर क्या मसला चल रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करता चलूं मैं। सबसे पहली चीज यार, ये बुढ़े हमारा सर खा गए। ये मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा आकर बैठ गया अफगानिस्तान के अंदर, खुद को कह रहा है कि मैं खलीफा हूँ, मैं इस्लामिक कानून के हवाले से फतवे दे रहा हूँ। कोई टके का बंदा नहीं है, कुछ नहीं है। काहे का खलीफा है तू, नालायक आदमी, तू बुढ़ा। तुम पश्तून कल्चर को इस्लाम के साथ क्यों मिक्स करते जा रहे हो? अफगानिस्तान के अंदर बड़ा ही डोमिनेंट पश्तून कल्चर रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ गंदी बातें भी है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन बुरी बात थी ना, अफीन का कल्चर बुरी बात थी, उनके अंदर था, कल्चरली एक्सेप्टेबल थी चीजें। फॉर एग्जाम्पल नस्वार हो गए, सो वो क्या इस्लाम के अंदर आती है? नहीं आती है ना, वो तो कभी खत्म नहीं की। अब सारा का सारा इस्लाम मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा चाहता है कि हमने औरतों के ऊपर लगाना है, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाना। सारा इस्लाम बस औरतों के लिए, और औरतों को स्कूल नहीं जाने देंगे, इससे बड़ा इस्लाम की तरक्की हो जाएगी। अरे भाई स्कूल जाएगी तो क्या करेगी? पढ़ लिख लेगी, थोड़ी सी तालीम हासिल कर लेगी, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो जाएंगी, मार्केट के अंदर अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, जहां पर हर कोई कमा सकेगा, कुछ खा पी सकेगा, कुछ अपने बच्चों के लिए बचा सकेगा। ये चीज होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। यही स्कूलों में ये बच्चियां पढ़ेंगी, दोबारा खुद ही इन्हीं स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगी, फीमेल डॉक्टर्स बन जाएंगी। फीमेल डॉक्टर्स गायनाकोलॉजी में कितनी जरूरी होती है। नहीं, मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा का हुक्म है कि हम शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे। मुल्ला अखुंज़ादा ने अपना मुंह धोया है कि इसको शरीयत का पता है, इस्लाम का पता है। मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा बड़ा आया है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बड़ा मतलब आलिम आया है, 2 जूते लगेंगे सीधा हो जाएगा। ये हमारा एक नया खलीफा आया है। एक खलीफा हमने कादियानियों का बिठाया हुआ है बेल्जियम के अंदर, उसका बच्चा यहाँ पर बाजवा बैठा हुआ है। अब ये नया हमारा एक तीसरा खलीफा आया है, और तुर्की में से 4-5 और खलीफे निकल रहे हैं, और यहाँ पर सऊदी में से 15 खलीफे और निकल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम इस्लाम के साथ? अपने कल्चर को इस्लाम के साथ मिक्स करते जा रहे हैं, और फिर दुनिया के अंदर इस्लाम का मजाक बनाते जा रहे हैं। अब मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा को सारा इस्लाम औरतों के ऊपर लगाना है। मुल्ला याकूब को चाहिए एक जहर का प्याला ले, मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा को खिसका दे, उसके बाद मुल्ला याकूब की हुकूमत भी आ जाएगी कंधार के ऊपर, और मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा बुढ़ा है, वैसे भी किस काम का है अब ये बुढ़ा? इसको खड़का दो, जान छुड़ाओ, अपने ताल्लुकात ठीक करो दुनिया के साथ। ये नहीं करना, अपनी भी मंजी ठुकवानी है, हमारी भी मंजी ठुकवानी है। सो इन अफगान तालिबान ने, खास तौर पर कंधारी ग्रुप ने जो हरकतें की है कंधार के अंदर के औरतों के ऊपर पाबंदी होगी, ये होगी वो होगी, क्योंकि हमारे अमीर मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा का हुक्म है, हम ये नहीं करेंगे। अरे किसी काम का नहीं है, इसको जहर का प्याला दो। बुढ़ा साला अपनी फलसफे झाड़ता फिरा है, 12-12 साल की लड़कियां लेकर उनसे निकाह करता है, और फिर कहता है कि मैं बड़ा मौलवी हूँ। इस मुल्ले हेबतुल्लाह अखुंज़ादा को कहो कि अपनी औरतों को स्कूल वगैरह जाने दे, पढ़ाई लिखाई करने दे, बाद में गायनाकोलॉजिस्ट बनेंगी तो यही तो काम आएंगी आपको। डिलीवरी कौन कराएगा? मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा कराएगा। उस बुढ़े को क्या पता मतलब मेडिकल साइंस क्या होती है? अब ये बुढ़ा रिटायर मेंटल साइको बुढ़ा ये हमें डिक्टेट करेगा मॉडर्न एज में इस्लाम को कैसे अप्लाई करना है। उस जहर का प्याला दो इस बुढ़े को, जान छुड़ाओ। जितनी जल्दी ये अफगान तालिबान इस बुढ़े से जान छुड़ाएंगे, उतना जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, उतना जल्दी आगे देखेंगे। अब इनके इन्हीं जिद और हटधर्मी की वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी, इंडियंस, अमेरिका प्लानिंग कर रहे हैं कि दोबारा से अमेरिका हमला कर सके अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन ने मना वगैरह कर दिया है। पाकिस्तानी आर्मी लेटने को बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तानी आर्मी अपनी जमीर बिल्कुल बेच के आ गई है। अमेरिकन को कहा है कि पैसे दो, हम बिल्कुल लड़ाई करने को तैयार है, आपको बेसिस वगैरह देते। अमेरिकन ने मना किया है। यहाँ पर अमेरिकन ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर बड़ी जंगें करवाई हैं, पहले इनडायरेक्टली करवाई थी नॉर्दर्न अलाइज के थ्रू, अब डायरेक्टली करवा चुके हैं, खुद जाकर बैठ गए थे, लेकिन अफगान अवाम बिल्कुल जंगों से तंग है। हम किसी को भी पैसे नहीं देंगे जंग के हवाले से। हाँ, अलबत्ता अमेरिकन को इस बात से बहुत ज्यादा मायूसी है कि जो कंधारी ग्रुप कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ये बहुत बुरा कर रहा है, और जिसके ऊपर मैं अमेरिकन को भी सपोर्ट करता हूँ कि अमेरिकन ठीक कह रहे हैं। एक बुढ़ा बैठ गया है और कह रहा है कि मुझे ही सबसे ज्यादा इस्लाम पता है और फिर मैं ये करूंगा, और अल्टीमेटली सारा इस्लाम सिर्फ औरतों के लिए, ना अपनी नस्वार पे पाबंदी लगा रहा है, ना अपने चर्च पे पाबंदी लगा रहा है, बस औरतों के लिए सारा इस्लाम है उस बुढ़े का। बहरहाल अमेरिकन ने बड़ा मेच्योरिटी का सबूत दिया है इस मामले के ऊपर। अमेरिकन के सामने इंडियंस ने बड़ी लॉबिंग की है, बिलावल जरदारी ने बड़ी लॉबिंग की है। पाकिस्तान आर्मी तो पूरी की पूरी लेट ही गई है कि पैसे दीजिए, हम जंग करवा देते हैं। इंडियंस इसीलिए वहां पर फितना फसाद चाहते हैं कि जब वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी तो वहां पर फिर से टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट मिल जाएगा, इंडिया को भी स्पेस मिल जाएगा अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इसलिए चाहते हैं वहां पर दहशतगर्दी वगैरह हो ताकि अलकायदा को स्पेस मिले। अलकायदा को स्पेस मिलेगी तो पाकिस्तान की फॉरेन एड वगैरह शुरू हो जाएगी, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं ताकि अमेरिका का अटेंशन दिलवाया जाए कि हमारे ऊपर तालिबान चढ़ने वाले हैं, अगर आप हमें पैसे वगैरह नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमें पैसे दें, हम अफगानिस्तान के अंदर आपकी मदद करेंगे। लेकिन अमेरिकन ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, इंडियंस लॉबी को इग्नोर कर दिया है। अमेरिकन ने नॉर्दर्न अलायंस के जितनी भी लीडरशिप थी जो अमेरिकन के साथ मिली थी उन सबको भी नो कह दिया। उन नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप को तो अमेरिकन ने यह कहा है कि हमने तुम्हें कितनी बार कहा था कि एक दूसरे के साथ बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह बनाओ, तुम लोगों ने नहीं बनाई। ये अहमद मसूद, अशरफ गनी और हामिद करजाई के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। इन लोगों ने आपस में मिलकर गवर्नमेंट वगैरह नहीं बनाया, एक दूसरे के साथ बात नहीं की, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड फ्रंट वगैरह नहीं बना। यूनाइटेड फ्रंट ना बनने की वजह से तालिबान दोबारा से वापस आ गए। तालिबान बेटर ऑर्गेनाइज थे, तालिबान बेटर इक्विप थे, तो इसीलिए तालिबान दोबारा से आ गए। सो अमेरिकन ने इनको भी दे दी है गालियां। हालांकि अगर अमेरिकन यहाँ पर फितना फसाद चाहते हैं तो इनको हथियार और पैसा दे सकते थे, लेकिन अमेरिकन ने इनको भी नो कह दिया, पाकिस्तान को भी नो कह दिया। थोड़ी बहुत पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पैसे वैसे दे देंगे, बाकी कुछ भी नहीं, किसी लेवल के ऊपर वॉर वगैरह नहीं की जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। अब तक के लिए तो अमेरिकन की पॉलिसी यही है। अब ये ना हो कि इंडियंस किसी तरह से अमेरिका के ऊपर अटैक करवा दे, अलकायदा का नाम लेकर, या इसराइल की मदद से अमेरिका के अंदर अटैक करवा दे, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडियंस करते आ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका का भी पारा वगैरह हाई हो और फिर आकर यहाँ पर और जंग करना शुरू कर दे। इसीलिए तो कहता हूं कि एक 60 साल का बुढ़ा मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो अपनी मनमानी करके बैठा हुआ है। हालांकि अगर तालिबान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये छोटी मोटी सी तो डिमांड है कि औरतों की तालीम होनी चाहिए। अब इसमें इस्लाम ने कहां पर रुकावट डाली है? इस्लाम तो ये कहता है कि मर्द और औरत दोनों को चीन तक तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, दोनों जाएं। जहां पर बात ही समझ में नहीं आती, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा नया खलीफा पैदा हो गया, आए दिन हमारे खलीफे पैदा हो रहे हैं, और सब खलीफों की डिमांड क्या है कि 12-12 साल की लड़कियां हमें चाहिए शादियां करने के लिए। 50 साल का खलीफा 12 साल की लड़की से शादी करेगा, पूरा इस्लाम यही है। बस ये है खलीफों की डिमांड है, पैसे दो, शादियां करवाओ, हुकूमत दो, इक्तदार दो, 1500 बीवियां दो, सो भी 12, 11, 13 और 9 साल की। बाकी इसके अलावा इनका कोई इस्लाम नहीं है, कोई दीन नहीं है। जब जंग की बात आएगी तो अमेरिका के साथ सुलह सफाई करेंगे। अमेरिका ताकतवर है, खलीफे की हुकूमत नहीं चलती अमेरिका के ऊपर। ये ड्रामा इनका, और फिर हमें कहते हैं कि हम जंगजू लोग हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।